के बाद अब पुलिस शाइस्ता को माफिया बता रही है। आखिर वो क्या राज है जिसके कारण अब शाइस्ता को माफिया कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अतीक की हत्या के बाद अब उसकी बेगम है माफिया। अतीक का दी एंड हो चुका है, लेकिन अब हो चुकी है उसकी बेगम की एंट्री। अब प्रयागराज की पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित कर दिया है। दरअसल प्रयागराज में दर्ज हुई एक एफआईआर में पुलिस ने शाइस्ता को माफिया बताया है और साथ ही कहा है कि वो शूटर भी अपने साथ रखती है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता के साथ घूम रहा शूटर वही है जो उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। शाइस्ता अपने बेटे असद के दोस्त आतिन जफर के घर रुकी थी। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में जाने के लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन के घर पर ही छुपी हुई थी। 2 मई को जब पुलिस ने आतिन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया है। इसमें ये भी लिखा गया है कि माफिया शाइस्ता परवीन और उनके शूटरों को आतिन ने ही अपने घर में पनाह दी थी। उस रात शाइस्ता के साथ साबिर भी था। अतीक को जब दफनाया जा रहा था, उस वक्त शाइस्ता ने कब्रिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। वो भेष बदलकर कब्रिस्तान जाने को तैयार थी। शाइस्ता आखिरी बार अतीक को देखना चाहती थी, उसको मिट्टी देना चाहती थी, लेकिन पुलिस को पहले से अंदेशा था कि शाइस्ता कब्रिस्तान आने की कोशिश कर सकती है। लिहाजा कब्रिस्तान के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इसी वजह से शाइस्ता को अपना प्लान बदलना पड़ा। वो आखिरी बार अतीक का चेहरा देखने नहीं जा पाई। कब्रिस्तान के हर गेट पर पुलिस थी। वहां आने वाले हर शख्स की चेकिंग की जा रही थी। ऐसे में शाइस्ता को पकड़े जाने का डर था, लिहाजा वो कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो सकी। जब 2 मई को पुलिस ने असद के दोस्त आतिन को गिरफ्तार किया था, आतिन से पूछताछ में शाइस्ता को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए। आतिन के पास से ही असद का आईफोन भी बरामद हुआ है। उमेश पाल की हत्या वाली रात भी असद का मोबाइल आतिन के पास ही था। आतिन ने ही पूछताछ में खुलासा किया कि शाइस्ता अपने साथ शूटर लेकर चलती है और जिस रात अतीक को दफनाया जा रहा था, उस रात भी शाइस्ता के साथ शूटर साबिर था। दोनों आतिन के घर छिपे थे। अब यूपी पुलिस ने एफआईआर में शाइस्ता को माफिया करार दिया है। तो सवाल ये है कि अब शाइस्ता अतीक के काले साम्राज्य को संभालने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है और शाइस्ता को ढूंढने के लिए पुलिस की न जाने कितनी टीमें लगी हुई हैं और कहां उसे ढूंढ भी रही हैं, लेकिन उसका पता नहीं लग पा रहा है। तमाम कहानियां, तमाम किस्से, तमाम बातें हवा में घूमते हैं। कभी कोई रिपोर्ट आप देखते हैं, कभी कोई देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक और शाइस्ता की लव स्टोरी को लेकर जो रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे जरा आप गौर से देखिए, क्योंकि इससे पहले इस लव स्टोरी के तमाम पन्नों को किसी ने टटोलने की कोशिश नहीं की है। अतीक और शाइस्ता की लव स्टोरी। कैसे शुरू हुई थी ये लव स्टोरी? अतीक देता था शाइस्ता को गिफ्ट। अतीक की कस्में, शाइस्ता के वादे। आपने अब तक अतीक अहमद के अपराधों के बारे में सुना होगा, अतीक कैसे माफिया बना। आपने शाइस्ता परवीन की क्राइम स्टोरी भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको अतीक और शाइस्ता की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अतीक और शाइस्ता की लव स्टोरी। हम आपको बताएंगे ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और कैसे परवान चढ़ा शाइस्ता और अतीक का प्यार।
साल 1996 की बात है। अतीक अपने जुर्मों को छिपाने के लिए राजनीति में शामिल हो चुका था। वो विधायक था। करीब 34 साल के अतीक का चकिया इलाके में खासा नाम और रुतबा था। अतीक की शादी के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अतीक और शाइस्ता को करीब ला दिया। शाइस्ता का परिवार प्रयागराज के दामोपुर में रहता था। पिता पुलिस में नौकरी करते थे। शाइस्ता के पिता अतीक के परिवार को पहले से ही जानते थे। वो चाहते थे कि अतीक का निकाह शाइस्ता से हो जाए। शाइस्ता के परिवार वाले उसका रिश्ता लेकर अतीक के घर गए। शाइस्ता ग्रेजुएशन कर रही थी और पढ़ाई में बेहद अच्छी थी। जब अतीक को शाइस्ता से मिलवाया गया तो अतीक पहले ही नजर में शाइस्ता को दिल दे बैठा। बताया जाता है कि शाइस्ता बेहद गुस्से वाली लड़की थी। लोग बताते हैं कि शाइस्ता का गुस्सा अतीक को भा गया। अतीक इस बात से भी खुश था कि वो 8वीं पास है और शाइस्ता ग्रेजुएट। पढ़ी लिखी लड़की मिलने से वो खुश था। फिर क्या था, अतीक शाइस्ता को दिल दे बैठा। माफिया अतीक अहमद भले ही माफिया और डॉन था, लेकिन उसकी भी एक प्रेम कहानी है। दरअसल माफिया अतीक अहमद जराइम की दुनिया से सियासत में पहुंच गया और वो विधायक बन गया था, लेकिन उसकी उम्र 34 साल हो गई। परिवार वालों की चिंता सताने लगी कि आखिर अतीक अहमद से शादी कौन करेगा। तमाम रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अतीक ने उन रिश्तों को ठुकरा दिया। अतीक अहमद सिर्फ 8वीं पास था, लेकिन इस बीच एक पुलिस में कार्यरत कर्मचारी मोहम्मद हारून की बेटी का रिश्ता अतीक अहमद के लिए आया। वो जिस लड़की का रिश्ता आया था वो कोई और नहीं थी बल्कि शाइस्ता परवीन थी। शाइस्ता परवीन उस समय इंटर की पढ़ाई पास कर ग्रेजुएशन कर रही थी। ये रिश्ता अतीक अहमद को भी पसंद आया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसे ग्रेजुएट लड़की मिल रही थी। तो उसने शाइस्ता से शादी के लिए फौरन हामी भर दी और शाइस्ता से उसकी शादी तय हो गई। 2 अगस्त 1996 के दिन अतीक और शाइस्ता का निकाह हो गया। पुलिस क्वार्टर में रहने वाली शाइस्ता अतीक के महलों की रानी बन गई। अतीक शाइस्ता से बेहद प्यार करता था। बताया जाता है कि शाइस्ता को खुश करने के लिए वो उसे अक्सर महंगे तोहफे भी दिया करता था। अतीक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। काले कारनामों से वसूली कर उसने पैसों का ढेर लगा दिया था। उसके महंगे तोहफे शाइस्ता को बेहद पसंद आते। वो अक्सर शाइस्ता को अपने साथ घुमाने ले जाता। एक गिफ्ट जो शाइस्ता को सबसे ज्यादा पसंद था वो था कोल्ड स्टोरेज। जी हाँ, कोल्ड स्टोरेज, जिसे शाइस्ता गोल्ड स्टोरेज कहकर बुलाती थी। ये कोल्ड स्टोरेज झूसी के अंदावा में था, जिसे अतीक ने जबरदस्ती इसके मालिक से अपनी बेगम के नाम करवा लिया था। इस कोल्ड स्टोरेज से हर साल शाइस्ता को करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। शाइस्ता और अतीक की ये तस्वीरें गवाह है इस मोहब्बत की। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हुए। अतीक जब जेल के बाहर था तब भी घर की बॉस तो शाइस्ता ही थी, और जब वो जेल गया तब भी शाइस्ता ने कारोबार की बागडोर संभाली। अतीक और शाइस्ता की ये वो लव स्टोरी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अतीक खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन पत्नी शाइस्ता के लिए वो उसकी मोहब्बत था। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। बताते हैं कि अतीक अहमद और शाइस्ता के रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहे, लेकिन अतीक अहमद के घर में हुकूमत जो है वो शाइस्ता परवीन की ही चलती थी, ये कहा जाता है। ऐसे में अब अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, शाइस्ता परवीन फरार है, उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर शाइस्ता परवीन को लेकर जो कहानियां सामने आ रही हैं उसकी आखिर हकीकत कितनी है, उसकी सच्चाई कितनी है और इसका फसाना क्या है। कैमरा पर्सन संजीव विशाख के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उमेशपाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब अतीक के वकील सौलत हनीफ ने फिर सनसनीखेज खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि कैसे उमेशपाल हत्या की पूरी साजिश रची गई और इस शूटआउट का कमांडर बनाया गया अतीक के बेटे असद को। देखिए।
राज्य में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड को अतीक और उसके गुर्गों ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया, उसका खुलासा अतीक के अपराध के शागिर्द वकील सौलत हनीफ ने पुलिस के सामने किया है। गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल की अतीक से बात करवाई थी। साबरमती जेल से अतीक ने उमेश पाल को धमकी दी। अतीक ने उमेश पाल से कहा था, परेशान मत करो, मुकदमा और जमीन के मामले में दखल मत दो। अतीक ने उमेश को गाली देते हुए हत्या की धमकी भी दी थी, लेकिन उमेश पाल ने अतीक की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अतीक अहमद ने इसे अपनी बेइज्जती समझी और उसे खत्म करने का प्लान बना डाला। अतीक के कहने पर अशरफ ने शूटर्स को इकट्ठा किया और हत्या की साजिश रची। कांड के मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। बताया जाता है कि 5 लाख रुपए का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक अहमद से मिलने साबरमती जेल गया हुआ था। हालांकि यह खुलासा 3 मई को पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान माफिया अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने की है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि धूमनगंज कोतवाली इलाके की एक बेशकीमती जमीन की जानकारी उमेश पाल की ओर से प्रशासनिक अफसरों को दी जा रही थी, जो यह बात माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग को लगातार नागवार गुजर रही थी। यही कारण रहा कि गुड्डू मुस्लिम इस मामले की जानकारी देने के लिए साबरमती पहुंचा। अतीक अहमद से मुलाकात कर जब गुड्डू मुस्लिम वापस प्रयागराज लौटा तो वह उमेश पाल के पास पहुंचा और फोन पर माफिया अतीक अहमद से बात कराई। हालांकि इससे पहले भी अतीक ने उमेश को फोन किया था, लेकिन उमेश पाल ने अतीक की एक ना सुनी। उधर सुप्रीम कोर्ट से भी माफिया अतीक अहमद को कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उसने गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल के पास भेजा था, लेकिन उस दिन भी उमेश पाल नहीं झुका। 12 फरवरी को 9 शूटर्स बरेली जेल में अशरफ से मिले, जिसमें असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और उस्मान शामिल थे। बरेली जेल में उमेश पाल मर्डर को प्लान किया गया। बरेली जेल से आने के बाद शूटर्स की भूमिका तय हुई। असद ने उमेश पाल शूटआउट की कमान संभाली। कोर्ट से घर तक उमेश पाल की रेकी की गई। 21 फरवरी को हत्या की पहली कोशिश नाकाम हो गई। फिर 24 फरवरी को शूटआउट को अंजाम दिया गया, जिसमें उमेश पाल के साथ ही सुरक्षा में तैनात 2 सरकारी गनर भी मारे गए। अब इस मामले में पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अतीक के वकील खान सौलत खुलासा किया तो पुलिस भी दंग रह गई, हैरान रह गई और मामले की परत दर परत सामने आ रही है, जिसके बाद मामले की तफ्तीश और तेज कर दी। फिलहाल इस मामले में असद समेत 4 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक और अशरफ भी मारे जा चुके हैं, लेकिन 5 लाख के 3 वांटेड गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान की तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही सौलत हनीफ से भी पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करते हैं एक बड़ी खबर की। शूटर गुड्डू की लोकेशन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार चेन्नई में गुड्डू की लोकेशन मिली है, वहीं साबिर की लोकेशन कौशाम्बी में मिली है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है और अब जो ताजा जानकारी सामने आई उसके मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन चेन्नई में मिली है। तो गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन चेन्नई में मिली है, जबकि साबिर की लोकेशन कौशाम्बी में ही मिली है। मतलब प्रयागराज के करीब कौशाम्बी में कहीं छिपा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उमेश पाल शूटआउट केस में 5-5 लाख के इनामी 3 शूटर्स फरार हैं। इनमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान शामिल हैं। जांच एजेंसियां लगातार तीनों शूटर्स की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं, लेकिन एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यही है कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन चेन्नई में मिली है। इसके साथ ही साथ साबिर की लोकेशन कौशाम्बी में मिली है। अब इस इनपुट के आधार पर जांच एजेंसियां चेन्नई जाकर गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। एसटीएफ को यह पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम मुन्ना कव्वाली के यहां पनाह लिए हुए था। हालांकि गुड्डू मुस्लिम बेहद शातिर है, वो लगातार बदल बदल कर फोन का इस्तेमाल कर रहा है। हुलिया बदलने में भी गुड्डू मुस्लिम माहिर है। यही वजह है कि कुछ दिन रहने के बाद वो लोकेशन को बदल देता है, जो जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है। इसके पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ भी मिल चुकी है, लेकिन जब जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची थी तब तक गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया था। एक बार फिर से जांच एजेंसियां चेन्नई के लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी हैं। वहीं अगर साबिर की बात करें तो साबिर मरियाडीह का रहने वाला है और उमेश पाल शूट आउट केस में वह राइफल लेकर नजर आया था। अतीक अहमद की माफियागिरी का नेटवर्क कहां-कहां तक फैला है, लगातार पुलिस उसको भेजने के लिए
कोशिश कर रही है, तमाम चीजों को पता लगा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद की संपत्ति गैरों के नाम दर्ज है। नोएडा में किसके नाम दर्ज है, गाजियाबाद में किसके नाम दर्ज है, दिल्ली में किसके नाम दर्ज है, फरीदाबाद में किसके नाम दर्ज है, कहां कहां ये संपत्ति है अतीक अहमद की। ये जानकारी आ रही है कि 70% संपत्ति गैरों के नाम दर्ज है। जमीन मकान की रजिस्ट्रियां शामिल हैं, जमीन और मकान की रजिस्ट्रियां शामिल हैं। अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर। संपत्तियों के लिए स्पेशल टीमें बनी हैं। अब पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जो 70% संपत्तियां गैरों के नाम दर्ज हैं, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा और न जाने कहां कहां पर हैं, ये 70% संपत्तियां जो कि किसी और के नाम पर हैं। लेकिन अतीक के नेटवर्क, अतीक के अपने आसपास का जो साम्राज्य था, उसी में ये उसकी संपत्तियां थी जो किसी और के नाम पर दर्ज है। माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद अपराध से अर्जित उसकी खरबों की संपत्ति का क्या होगा, अब ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियों ने जो जानकारी जुटाई है उसमें से ये पता चला है कि 3000 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसमें से 70% संपत्ति अतीक अहमद ने गैरों के नाम की है। या तो इसमें उसके गैंग के लोग शामिल हैं, नौकर शामिल हैं, अकाउंटेंट शामिल हैं या फिर करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इन तमाम संपत्तियों को अब किसी न किसी तरह से खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। इसको लेकर राज्य सरकार ने अब एक स्पेशल सेल गठित की है जो इस संपत्ति की जांच कर रही है। हालांकि ऑपरेशन माफिया के तहत माफिया अतीक अहमद की 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति योगी सरकार ने ही जब्त कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद यह संपत्ति कुछ भी नहीं थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर अतीक अहमद की संपत्तियां तमाम जगहों पर हैं। खास तौर पर अतीक अहमद जहां पर जाता था, बताया जाता है कि वहीं पर वो अपने बेनामी संपत्ति खड़ी कर देता था। इसके साथ ही साथ तमाम लोगों के साथ वो कारोबार करता था। इसीलिए बताया जाता है कि साबरमती जेल में जब अतीक अहमद बंद था तो वहां पर हीरा कारोबारी के साथ उसने करोड़ों रुपए लगाए थे। इसके साथ ही साथ राजस्थान में भी एक कारोबारी के साथ उसके संपर्क में आने की बात कही जा रही थी। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।